जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करेंगे एथिक्स और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, सीएसआईआर, एसओ, एएसओ का तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे एग्जामिनेशंस जहां एथिक्स पूछे जाते हैं, एथिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एथिक्स को पढ़ते हैं। एथिक्स क्या है? एथिक्स पढ़ने से पहले मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगा, इस लाइन के साथ शुरू करूंगा और आपको इसी लाइन में एथिक्स का परिभाषा मिल जाएगा। A set of principles which guides us what to do and what not to do the way acceptable to the society। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सिद्धांतों का एक समूह है जो हमें समाज के लिए जो स्वीकार तरीके हैं, जो समाज में एक रूल बना हुआ है कि कोई काम ऐसे करना है, यह काम इस प्रकार से किया जाएगा तो सही है, उस काम को करने के लिए मार्गदर्शन करता है। ठीक है, कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना है, ये बताता है। इसका मतलब यही होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि सिद्धांतों का एक समूह है जो हमें समाज के लिए स्वीकार तरीके से मार्गदर्शन करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये तो हो गया परिभाषा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एथिक्स अपने आप में नैतिकता की बात करती है? तो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल जो है, जो लाइन है, क्या अपने आप में पर्याप्त है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो जाती है सोसाइटी की। अब ऐसे सोसाइटी की जहाँ पे हो सकता है कि ये प्रिंसिपल सेट नहीं करता हो। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में स्लेवरी, दासता एथिकल था क्योंकि लोग अपने गुलाम बनाते थे और अपने कार्य करवाते थे। लेकिन आज के समय में गुलामी या दासता, स्लेवरी एक अपराध है, अनैतिक है। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ये परिभाषा चेंज होता है। किस सोसाइटी के लिए, किसी सोसाइटी के लिए कोई कार्य एथिकल हो सकता है, लेकिन वही एथिकल कार्य दूसरे सोसाइटी के लिए एथिकल नहीं हो सकता है। बट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी? कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा सोसाइटी है जिसके लिए कोई चीज राइट हो सकती है और वही चीज किसी दूसरे सोसाइटी के लिए रॉन्ग हो सकती है। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये आप समझने के लिए लिख सकते हैं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दूसरा हम बोल सकते हैं, व्हाट इज गुड कंडक्ट एंड व्हाट इज बैड कंडक्ट। व्हाट इज गुड कंडक्ट एंड व्हाट इज बैड कंडक्ट। बैड कंडक्ट। हम कह सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा कंडक्ट है। हो सकता है कोई ऐसा सोसाइटी है जिसके लिए बुरा कंडक्ट अच्छा हो और अच्छा कंडक्ट बुरा हो, है ना। तो एथिक्स जो है ना, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बट हम जिस टाइम में जी रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ प्रिंसिपल है वही एथिक्स है। कहने का मतलब यही होता है। अगर हम बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स का स्पेलिंग होता है ETHICS और इसका मतलब होता है नैतिकता, जो कि ग्रीक वर्ड एथोस से बना है। ग्रीक वर्ड एथोस से बना है, एथोस, ETHOS। और इस एथोस का मीनिंग होता है कैरेक्टर, चरित्र, कैरेक्टर, चरित्र, हैबिट, आदत, हैबिट, आदत, कस्टम्स मतलब होता है रीति रिवाज, और वे ऑफ बिहेवियर, ओके, ये होता है आपका एथिक्स। वे ऑफ बिहेवियर, एथिक्स, ये एथोस का मीनिंग होता है। यानी कि एथिक्स जो है, जो ग्रीक वर्ड एथोस से बना है, वो हमें अच्छे चरित्र की जानकारी देता है, अच्छी आदतों की जानकारी देता है, अच्छे रीति रिवाज के बारे में बताता है। एथिक्स हमें वे ऑफ बिहेवियर के बारे में बताता है। इसका मीनिंग यही होता है। बट मैंने पहले भी बोला है कि एथिक्स जो है एक प्रिंसिपल, सेट ऑफ प्रिंसिपल तो है, बट वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आप ये कह सकते हैं, व्हाट एथिक्स इज नॉट अबाउट। अब ये नहीं है कि एथिक्स को हम मॉरलिटी के अकॉर्डिंग फिक्स कर दें कि नहीं, जो नैतिक है वही एथिक्स है, जो नैतिक है वही नैतिक है, ठीक है, जो धार्मिक है वही नैतिक है। ऐसा हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि जिस रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीजें जो हमारे रिलीजन में सही है वो नैतिक हमारे लिए हो सकता है, बट कोई अदर पर्सन जो अदर रिलीजन को फॉलो करता है उसके लिए हमारे रिलीजन की चीजें अनैतिक हो सकती है, एथिकल नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गया है, व्हाट एथिक्स इज नॉट अबाउट, ओके। एथिक्स क्या नहीं है? एथिक्स इज नॉट मॉरलिटी। आप लिख सकते हैं, एथिक्स इज नॉट मॉरलिटी। इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। एथिक्स इज नॉट रिलीजन। हो सकता है कि
एथिक्स को हम किसी धर्म के आधार पे फिक्स नहीं कर सकते। फॉलोइंग द लॉ, एथिक्स इज नॉट लाइक एंड डिसलाइक, एथिक्स इज नॉट बिलीफ, एथिक्स इज नॉट बिलीफ। समझ गए आप? नैतिकता धर्म नहीं है, कानून का पालन न करना ही नैतिकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। नैतिकता सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत मानदंडों का पालन नहीं कर रही है, यह भी नैतिकता नहीं है। नैतिकता पसंद नापसंद नहीं हो सकती है। नैतिकता विश्वास नहीं है। हमने यहाँ पे एथिक्स को जाना, एथिक्स की परिभाषा को जाना। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट एथिक्स इज नॉट अबाउट, नैतिकता किस बारे में नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया है इन डिटेल, आप लिख सकते हैं वही चीज। पॉइंट सब याद रखिए, नॉट अ मॉरलिटी, नॉट अ रिलीजन। आप नैतिकता को रिलीजन के आधार पे भी नहीं डिफाइन कर सकते। नॉट फॉलोइंग द लॉ, अभी मैंने आपको बताया है। नॉट फॉलोइंग कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। एथिक्स इज नॉट लाइक डिसलाइक, नॉट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। नॉट अ बिलीफ, है ना, नॉट बिलीफ। रिलीजन, नॉट फॉलोइंग द लॉ। Ethics is not following culturally accepted norms. Ethics is not likes and dislikes. Ethics is not belief. ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। एसेंस ऑफ एथिक्स मीनिंग होता है नैतिकता का सार। नैतिकता का सार क्या हो सकता है? ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में टिक करने में आसानी रहेगा और आप रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को। ये मैंने पॉइंट दिए हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसे आप बार बार रिवाइज कीजिए, याद रहेगा आपको। एसेंस ऑफ एथिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो है इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग, सेंस ऑफ जस्टिस, ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल, इंटररिलेटेड, बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी, preach a certain kind of behavior, abstract and subjective, determined in a social setting at a given point of time, transcend the narrow stipulations of law and code of regulations. Ethics is not an universal concept. सर आपने तो ये पढ़ लिया, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग भी आपको बताएंगे, इन डिटेल बताएंगे, लेकिन इसको पढ़ने के पीछे रीजन ये था कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एसेंस ऑफ एथिक्स है। इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग कहने का मतलब है कि किसी चीज का आंतरिक गुण, ये नैतिकता का सार है। तब कोई भी चीज है उसका जो अंदर का अपना गुण होता है, आंतरिक गुण होता है, वो नैतिकता का सार है। सेंस ऑफ जस्टिस कहने का मतलब है कि न्याय की भावना है कि नहीं, न्याय की भावना। नैतिकता किसी विशेष समाज में प्रचलित न्याय की भावना को से उत्पन्न होती है, इसलिए इसको कहते हैं सेंस ऑफ जस्टिस। ऊपर हमने पढ़ा इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग, ये इसका मतलब है कि सार किसी चीज का आंतरिक गुण है जो उसके चरित्र को निर्धारित करता है, उसके कैरेक्टर को निर्धारित करता है। सेंस ऑफ जस्टिस कहने का मतलब है कि नैतिकता किसी विशेष समाज में प्रचलित न्याय की भावना से उत्पन्न होता है। अब कोई समाज की अपनी प्रचलित न्याय भावना होगी, उससे जो उत्पन्न होती है वो है एसेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, और शुरू में मैंने डेफिनेशंस में ही बता दिया था कि हर सोसाइटी का, हर रिलीजन का टाइम के अकॉर्डिंग अपना एथिक्स होता है, अपने अकॉर्डिंग वो जो चीज़ें एथिकल है उसके लिए, उनके लिए एथिकल है, हमारे लिए एथिकल नहीं हो सकता है। तो यही है सेंस ऑफ जस्टिस कहने का मतलब है नैतिकता किसी विशेष समाज में प्रचलित न्याय की भावना से उत्पन्न होती है। ओके, ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल, यानी कि एसेंस ऑफ एथिक्स ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल कहने का मतलब ये है नैतिकता व्यक्तिगत, संगठन, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय जैसे विभिन्न स्तरों पर संचालित होती है और प्रत्येक स्तर पर नैतिकता एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। तो यहाँ पे जो एसेंस ऑफ एथिक्स है यह डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट होता है। वो क्या क्या हो सकता है? व्यक्तिगत हो सकता है, संगठनात्मक हो सकता है, सोशल कल्चरली भी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। तो ये जो एथिक्स है, इसका जो सार है, एसेंस ऑफ एथिक्स है, ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप पे ऑपरेट्स करता है। ठीक है, अगला है इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड कहने का मतलब है एसेंस ऑफ एथिक्स इंटर रिलेटेड है कि नैतिकता एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जुड़ी हुई है किससे? ये ईमानदारी से, सच्चाई से, सत्यनिष्ठा से, समानता से और न्याय के मूल्य से। आप इसको सहिष्णुता से भी जोड़ सकते हैं, इत्यादि जितनी भी चीजें हैं पॉजिटिव थिंग, ये सारी क्या है? नैतिकता है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो ये नैतिकता का सार हो ही नहीं सकता। एसेंस ऑफ एथिक्स इंटर रिलेटेड विद ऑनेस्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एटसेट्रा।
एसेंस ऑफ एथिक्स गेट बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। नैतिक व्यवहार से एक व्यक्ति के साथ साथ बड़े पैमाने पर समाज को विभिन्न लाभ होते हैं। नैतिकता शांति, सद्भाव, सम्मान, न्याय आदि की ओर ले जाती है। ऑफ एथिक्स में ये पॉइंट है बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नैतिकता है वो एक इंडिविजुअल को तो लाभ पहुंचाता ही है, उसके साथ साथ एक सोसाइटी को भी ये लाभ पहुंचाता है, उसका भी भलाई करता है। बहुत तरीके से ये बड़े पैमाने पर एक समाज को लाभ देता है। नैतिकता से व्यक्तिगत रूप और समाज में शांति, सद्भाव, सम्मान, न्याय इत्यादि की भावनाएं आती है और वह समाज एक सही दिशा में जाता है। नेक्स्ट है प्रीच अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर। एथिक्स गेट प्रीच अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर। नैतिकता हमें विशेष प्रकार के व्यवहार का उपदेश देती है। ठीक है, यह हमें बताता है कि लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। एथिक्स हमें सिखाता है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, हमें किस तरह व्यक्तिगत रूप से, सोशल रूप से पेश आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला था एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्टिव, कि नैतिकता प्रकृति में जो होता है ना वो अमूर्त और व्यक्तिपरक भी होता है, यानी वे व्यक्ति की भावना और धारणा से प्रभावित होती है। ओके, एथिक्स डिटरमाइन इन अ सोशल सेटिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नैतिकता एक निश्चित समय पर सामाजिक परिवेश में निर्धारित होती है। किसी समाज का इतिहास, संस्कृति, मूल्य आदि नैतिक मानक निर्धारित होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग समाज में भिन्न हो सकते हैं। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, जब से मैंने डेफिनेशन पढ़ा है तब से मैं ये बोल रहा हूँ कि एथिक्स डिटरमाइन इन अ सोशल सेटिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक समय में स्लेवरी सही था, नैतिक था, तो उस समय में स्लेव का काम करवाते थे लोग, लेकिन आज जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग रह रहे हैं वहां पे दासता, स्लेवरी, गुलामी इत्यादि जो है अनैतिक कार्य हैं, तो आज के टाइम में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वही कह रहा है कि नैतिकता जो होता है एक निश्चित समय पर सामाजिक परिवेश में निर्धारित होती है। किसी समाज का इतिहास, संस्कृति, मूल्य आदि नैतिक मानक निर्धारित करते हैं जो अलग अलग समाज में भिन्न हो सकते हैं। Ethics transcend the narrow stipulations of law and code of regulations. नैतिक मानक कानून और विनियम संहिता के संकीर्ण शर्तों से परे हो सकते हैं। अब इस पॉइंट का डेफिनेशन हम एक परिभाषा समझा सकते हैं। आपने उत्तर कोरिया का नाम सुना होगा। उत्तर कोरिया अपने यहाँ बहुत ही वहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ के शासक के अकॉर्डिंग है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपने अकॉर्डिंग रूल को फॉर्म कर रहे हैं। वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का मीडिया, वहाँ का सब कुछ उनके कंट्रोल में है। वहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी है, हर चीज़ पे पाबंदी है, वो ओपन नहीं है। तो वहाँ पे उस देश के अकॉर्डिंग चीज़ें एथिकल हो सकती है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे लोकतंत्र है, तो वो चीज़ें क्या है यहाँ पे अनएथिकल हो जाती हैं। तो ये कह रहा है कि नैतिक मानक कानून और विनियम संहिता के संकीर्ण शर्तों से परे हो सकते हैं। अब उत्तर कोरिया में क्या है कि ऐसा कानून बना हुआ, वहाँ के लिए वो कानून जो है और वहाँ जो रेगुलेशंस है चलाने के लिए जो भी है, वो कंजर्वेटिव रूल है जो भी है, वो सब नैतिकता से अलग हो सकता है। कानून बना लिया गया प्रशासक के द्वारा जनता को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन जनता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो कानून उसके लिए अनैतिक है। ओके, नैतिकता क्या है? सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, मैंने बताया उससे कि ये जो है नैरो स्टिपुलेशंस ऑफ लॉ एंड कोड ऑफ रेगुलेशंस का जो है ट्रांसेंड है। और लास्ट पॉइंट है एथिक्स इज नॉट एन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। नैतिकता कोई वस्तुनिष्ठ यूनिवर्सल अवधारणा नहीं है, सार्वभौम जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल। इसकी समझ समय समय पर व्यक्ति दर व्यक्ति, समाज दर समाज बदलती रहती है। सब ये हो गया कि सूर्य जो है गोल है तो वो यूनिवर्सल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये सारा क्या यूनिवर्सल है। यहाँ पे एथिक्स जो है ना ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या है कि ये बदलती रहती है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हमारा समझने का तरीका बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, समय समय पर व्यक्ति दर व्यक्ति, समाज दर समाज ये बदलती रहती है। कह सकते हैं कि एथिक्स जो है चेंजेबल है, रिजिडिटी नहीं है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स की। एथिक्स के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? हमने 3 पॉइंट को यहाँ पे रखा है, चॉइस, एक्शंस, बिहेवियर। इनके जो 3 चीजें हैं ये मूल घटक हैं, विकल्प, क्रियाएं, व्यवहार। ऐसी प्राथमिकताएं जो हमें यह तय करने पर मजबूर करती है कि हम क्या चाहते हैं और हमने जो चुनाव किया है वो हमारे कार्यों में झलकता है। एथिक्स ये कंपोनेंट है, हम जो चुनाव करते हैं, हमारा जो चॉइस होता है वही निर्धारित करता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो एथिकल है या अनएथिकल है। कार्य से ही पता चलता है। ये उसके कंपोनेंट्स हैं। दूसरा है एक्शंस, क्रियाएं। कहने का मतलब है जो हम चॉइस करते हैं ना, ये जो विकल्प हमने चुना है कार्य करने के लिए, तो उसको जो इंप्लीमेंट करते हैं, उसको का जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है ना, वो क्रियाएं हैं, एक्शंस हैं। और ये एक्शंस कैसे किए जाएंगे? मान लीजिए कि मेरा दिमाग सोचता है, वो चॉइस करता है
तो उस एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमें बॉडी का सहारा लेना पड़ेगा, शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये शरीर के माध्यम से जो किया जाता है, जो क्रियाएं की जाती हैं, वो जो है दिखता है, उसी को एक्शंस कहते हैं। मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ब्रेन ने चॉइस किया, शरीर ने कार्य किया, तो ये जो कार्य हुआ, इस कार्य को ही एक्शंस बोलते हैं, वही क्रियाएं, और ये दिखता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, व्यवहार की, बिहेवियर की। बिहेवियर क्या है? यह वह तरीका है जिससे हम कार्य करते हैं या आचरण करते हैं। हम जिस व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होता है। यदि यह नैतिक है तो इसे नैतिक व्यवहार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक या बिना सम्मान के व्यवहार करना। समझ में आया? ये 3 कंपोनेंट्स है ना, 3 कंपोनेंट्स का जो लास्ट वाला कंपोनेंट्स है बिहेवियर, ये दोनों क्रियाओं के बाद का ये एंड वाला वर्क है। यानी कि चॉइस एंड एक्शंस के बाद हम यह बिहेवियर का प्रोसेस करते हैं, हम बिहेवियर करते हैं। और हमने बता दिया कि यह वह तरीका है बिहेवियर जिसमें हम जो कार्य करते हैं या जो आचरण करते हैं या जिस व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं या हमारे द्वारा जो चुना गया विकल्प है, हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है, हमारे द्वारा चुना गया यानी कि जो चॉइस है, जो एक्शंस है, और उस एक्शन से जो प्रभावित होता है वही क्या है? बिहेवियर है। और यह क्या हो सकता है? नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है। जैसे हमारे समाज में क्या है कि कोई अगर प्यासा है तो उसको पानी पिला दें, ये नैतिक है। अगर यह क्रिया हम करते हैं, कोई प्यासा आया हमारे पास, तो हमारे पास विकल्प है, चॉइस है। हो सकता है हम उसे पानी पिला भी दें और नहीं भी पिला दें, ये हम पे डिपेंड करता है। मान लीजिए सामने में आया प्यासा आदमी, थ्रस्टी, बोला कि मुझे पानी पिला दीजिए, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, पानी नहीं, जाओ यहाँ से। ठीक है, ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर हमने चॉइस कर लिया कि नहीं इसे पानी पिलाना चाहिए, तो पहला क्या था? हमारा चॉइस था कि नहीं पानी पिलाना चाहिए। दूसरा क्या था? हम उसको लाकर पानी दिए, ये क्रिया था, एक्शंस था। और ये दोनों कार्य क्या है? हमारे बिहेवियर को दर्शाता है। इसी को ये कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स बोलते हैं। आपके मन में आता होगा ना कि नैतिकता की आवश्यकता क्यों? व्हाई नीड ऑफ एथिक्स? तो इसको कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जरूरी क्यों है, और इसे आप याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट है, आपके एग्जाम में काम आएंगे। नीड्स ऑफ एथिक्स बिकॉज टू रेगुलेट सोशल रिलेशनशिप्स, ethical values help in growth and development overall, for self satisfaction, to live a happy life and meaningful, making a good citizen. Man as a social animal by nature is so selfish and exploit other for his own benefit and satisfaction. Therefore, to achieve greater good, ethics are required. That is why needs of ethics. कहने का मतलब है कि नैतिकता का आवश्यकता इसलिए भी था जिससे हम समाज के रिश्तों को क्या कर सके? रेगुलेट कर सके। जो नैतिक मूल्य है उसको हम पूर्ण रूप से उसमें डेवलप कर सके, उसको इंक्रीज कर सके, उसमें ये एथिक्स मदद करता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी, आत्मसंतुष्टि के लिए भी एथिक्स की आवश्यकता होती है। एथिक्स सार्थक और सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी हमें एथिक्स की आवश्यकता होती है। मनुष्य देखिए स्वभाव से क्या होता है ना, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते बहुत स्वार्थी होता है और अपने लाभ और संतुष्टि के लिए दूसरों का शोषण करता है। ये सत्य है। इसलिए अधिक से अधिक और अच्छी नैतिकता प्राप्त करने के लिए एथिक्स की आवश्यकता होती है। इससे अच्छा डेफिनेशन क्या हो सकता है? क्या इसको लिखना जरूरी है? अगर जरूरी है तो मैं इसको पॉइंट वाइज लिख देता हूं, आप इसे याद कर लेंगे। नीड्स ऑफ एथिक्स में पहला पॉइंट लिखिए, टू रेगुलेट सोशल रिलेशनशिप्स। टू रेगुलेट सोशल रिलेशनशिप्स। दूसरा पॉइंट लिखिए, एथिकल वैल्यूज हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवरऑल। एथिकल वैल्यूज हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवरऑल, एंड डेवलपमेंट ओवरऑल। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन। चौथा पॉइंट है, टू लिव अ हैप्पी लाइफ एंड मीनिंगफुल। टू लिव अ हैप्पी लाइफ एंड मीनिंगफुल। पांचवा पॉइंट है, मेकिंग अ गुड सिटीजन। मेकिंग अ गुड सिटीजन। छठा एंड लास्ट पॉइंट है, टू अचीव ग्रेटर गुड एथिक्स आर रिक्वायर्ड। ग्रेटर गुड एथिक्स आर रिक्वायर्ड। देखिए मैं फिर से पढ़ देता हूं नीड्स ऑफ एथिक्स का। ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है कि एथिक्स का नीड क्यों है,
हम बोल सकते हैं नीड ऑफ एथिक्स इज एसेंशियल टू रेगुलेट सोशल रिलेशनशिप्स, एथिकल वैल्यूज हेल्प इन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवरऑल, need of ethics is required for self satisfaction, ethics is essential to live a happy life and meaningful, ethics making a good citizen, to achieve greater good ethics are required। आगे हम लोग बात करते हैं consequences of ethics की, नैतिकता के परिणाम। देखिए नैतिकता के दो परिणाम हो सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल और दूसरा सोसाइटल। इंडिविजुअल कहने का मतलब है कि ये व्यक्तिगत हो सकता है, एक व्यक्ति का हो सकता है। सोसाइटल कहने का मतलब है कि पूरी सोसाइटी का हो सकता है। जो नैतिकता के परिणाम है ना, वो व्यक्तिगत रूप से छोटा हो सकता है, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी की बात करें तो ये बहुत बड़ा होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं बहुत बड़ा होता है। और ये पॉजिटिव सेंस में अगर लिया जाए तो नैतिकता के परिणाम क्या है? नैतिकता का परिणाम अगर इंडिविजुअल के सेंस में देखें तो एक व्यक्ति क्या हो सकता है अगर वो नैतिक है, तो उसमें हैप्पीनेस होगा, पॉजिटिव आउटलुक होगा टुवर्ड सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव सोचेगा, एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग होगा, क्रेडिबिलिटी होगी उसके अंदर, एकम्प्लिशमेंट होगा, एक्सेप्टेबिलिटी एंड लाइकेबिलिटी होगा, इंटरपर्सनल रिलेशंस होंगे, डिसीजन मेकिंग्स होंगे। एक इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उसके अंदर हैप्पीनेस मतलब खुशी होगी, समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का भाव जो है उसके अंदर उत्पन्न होगा, उसके अंदर अविश्वसनीयता होगी, ओके, उसका जो व्यवहार होगा वो सबके लिए स्वीकार्य होगा, वो बहुत अच्छा होगा, और एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है ना वो अच्छा होगा। अगर वो एथिकल है तो डिसीजन अच्छा ले पाएगा, निर्णय भी अच्छा लेगा, डिसीजन मेकिंग में ये नैतिकता उनको काम आएंगे। ये मैं इंडिविजुअल के स्तर पे बोल रहा था। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोसाइटी की बात करें, अगर सोसाइटल स्तर पे बात करें तो इससे क्या होगा, हमारे सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी आएंगी, गुड गवर्नेंस आएगा, जस्टिस एंड इंक्लूजन होगा, है ना, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है, फ्यूचर जनरेशंस जो हैं वो अच्छे होंगे, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, हेल्दी सोसाइटी होंगी, एक दूसरे में फेथ होगा, है कि नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक सोसाइटी में क्या होगा, शांति और सामंजस्य होगा। जो कंसिक्वेंसेस बता रहे हैं एथिक्स के, अगर सोसाइटी एथिकल होगा, नैतिक होगा, तो उसके जो परिणाम होंगे वो सोसाइटी में शांति आएंगी, लोगों में खुशी होगा, सुशासन होगा, वहां पर न्याय होगा, इंक्लूजन होगा, समावेशन होगा, न्याय संगत और समावेशी विकास होगा, वहां पे पर्यावरण वहां का अच्छा होगा, स्वास्थ्य समाज होगा, लोगों में आस्थाएं होंगी, लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये सारी चीजें और ये सारे परिणाम होते हैं नैतिकता के। तो चलिए इसको जो है ना हम लोग समराइज कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉइंट वाइज याद भी हो जाए। पहले हम इंडिविजुअल स्तर पे नैतिकता के परिणाम को लिखते हैं, तो आप पहले लिखिए कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल। हैप्पीनेस, मैंने यही बोला है आपको, हैप्पीनेस, पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स सोसाइटी, पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स सोसाइटी, elevated sense of being, elevated sense of being, credibility, acceptability and likability, acceptability and likability, interpersonal relations, interpersonal relations, and last है decision making। Consequences for individual: happiness, positive outlook towards society, elevated sense of being, credibility, acceptability and likability, interpersonal relations, decision makings। ये है consequences। आपके सिलेबस में है ये सब। एथिक्स में वो पढ़ा रहा हूँ ना, आप बुक देख लीजिए एथिक्स का, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो मेन टू द पॉइंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आप ये क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपका बनेगा क्वेश्चंस, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट और जो चीजें हैं एथिक्स की, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने बात इंडिविजुअल की कर ली, अब मैं बात सोसाइटी पे कर रहा हूँ। लिखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉर सोसाइटी, कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सोसाइटी। सोसाइटी में क्या आएगा, पीस एंड हार्मोनी, मैंने ये आपको बताया है, पीस एंड हार्मनी, गुड गवर्नेंस, तीसरा पॉइंट जस्टिस एंड इंक्लूजन,
चौथा पॉइंट होगा इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पांचवा पॉइंट है फ्यूचर जनरेशंस। फ्यूचर जनरेशंस। छठा पॉइंट है इन्वायरमेंट। सातवां पॉइंट है हेल्थ सोसाइटी। और लास्ट पॉइंट है फेथ। consequences for society, peace and harmony, good governance, justice and inclusion, equitable and inclusive development, future generations, environment, healthy society, faith। आज जब एथिक्स पढ़ ही रहे हैं तो एथिक्स को बढ़िया से पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चंस बनेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। आप पढ़िए मन से, एक एक पॉइंट्स को बताएंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, एथिक्स इन इंडिया एंड सोर्सेज ऑफ एथिक्स। भारत में नैतिकता और नैतिकता के स्रोत, ये जानिए। भारत में नैतिकता और जो नैतिकता के स्रोत हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत है। ये सारी चीजें क्या है कि हमें, ये सोर्स है एथिक्स का, ये हमें बताती है नैतिकता के बारे में। आप रामायण को ही ले लीजिए, रामायण से आपको क्या सीख मिलता है? एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति का होना, वहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो रामायण है, रामायण में जो किरदार है, जो भगवान राम के बारे में उसमें बताया गया है, तो उसमें यह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को, एक पुरुष को अच्छा भाई, अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा बेटा कैसे बनना है, आप वहां से सीख सकते हैं। एक रामायण से, महाभारत से भी आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। वहां पे भी पांडव, कौरव, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। वहां से, उस कहानी से आपको नैतिकता की झलक मिलेगी। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से आपको नैतिकता की जानकारी मिलेंगी। हमारे इंडिया में गांधीवादी थॉट्स हैं, उससे आपको जानकारी मिलेगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मूल्य बताए गए हैं, संविधान है हमारा, वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। कई धार्मिक ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, सिख धर्म, इस्लामी जो ग्रंथ है, कुरान है, इत्यादि वगैरह। ये सारी क्या है? सोर्सेज हैं एथिक्स की। मैंने पहले बोला हिस्टोरिक टेक्स्ट के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, तो वो हमें नैतिकता का स्रोत कैसे दिखता है। अभी इतिहास देख लीजिए, जैसे कि अशोक का युद्ध छोड़कर धर्म का प्रचार करना, है ना। अशोकास गिविंग अप वार एंड स्प्रेडिंग धर्मा। धर्म में वो जो प्रचार प्रसार वो करने लगे थे, कलिंग का युद्ध में उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, वहां से उन्होंने धार्मिक चीजों को अपनाया। तो ये भी हमें एक नैतिकता का स्रोत मिलता है कि आदमी नैतिक कैसे हो सकता है। हर्षवर्धन चैरिटी एंड ट्रूथफुलनेस, यहाँ से भी हम जान सकते हैं कि हर्षवर्धन के दानशीलता के लिए प्रचलित था हर्षवर्धन, और वो सच्चा राजा था। तो वहां से भी हम नैतिकता सीख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि ये इंडिया में जो ऐतिहासिक स्रोत है वो एथिक्स के स्रोत हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स है, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज सोर्सेस ऑफ एथिक्स इन इंडिया। तो हम बोल सकते हैं हिस्टोरिक टेक्स्ट। हिस्टोरिक टेक्स्ट, हिस्टोरिक टेक्स्ट का मतलब हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ। और ऐतिहासिक ग्रंथ का मैंने एग्जांपल बताया, क्या बताया? अशोकास गिविंग अप वार एंड स्प्रेडिंग धर्म, हर्षवर्धन चैरिटी एंड ट्रूथफुलनेस, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा मैंने बताया रामायण एंड महाभारत। रामायण एंड महाभारत से आपको क्या सीख मिलता है? वहां से आदर्श शासन, बुरी नियत का परिणाम, निष्काम कर्म, ये सब मिलता है। हम ये बोल सकते हैं ना, रामायण एंड महाभारत गिव्स अस आइडियल गवर्नेंस, consequences ऑफ बैड इंटेंशंस, निष्काम कर्म एटसेट्रा। तो ये भी क्या है? हमारे सोर्सेज हैं एथिक्स के। लिख लीजिए रामायण, रामायण इंग्लिश में रामायणा लिखा था है, एंड महाभारत, एंड महाभारत। और भी सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला गांधी एथिक्स, गांधी जी का एथिक्स। अब ये गांधी जी का एथिक्स कैसे कैसे यहां से आप नैतिकता सीख सकते हैं? उन्होंने कहा था नॉन वायलेंस, सेल्फ सस्टेंस, स्वराज, सत्याग्रह, करेज ऑफ कन्विक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब सतत विकास। उन्होंने अहिंसा, आत्मनिर्भरता, स्वराज, सत्याग्रह, इस सब मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाई हमें। वहाँ पे उन्होंने सिखाया कि अहिंसा परमो धर्म। तो ये सारा क्या है? गांधी के एथिक्स हैं। वहाँ से हम नैतिकता सीख सकते हैं, ठीक है। और दृढ़ विश्वास और साहस। बताइए, गांधी जी उतने कठिन परिस्थिति में भी अपने साहस को नहीं तो छोड़े और दृढ़ विश्वास के साथ
अपना साहस के साथ वो लड़ाई की अंग्रेजों से, अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पे चलकर हमें आज़ादी दिलाई, तो वो भी हमें नैतिकता का स्रोत है, हमें नैतिकता सिखलाती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नैतिकता का स्रोत है, क्योंकि वहाँ से हमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, जस्टिस एटसेट्रा की जानकारी मिलती है, स्वतंत्रता की जानकारी मिलती है, समानता और भाईचारा की जानकारी मिलती है, धर्मनिरपेक्षता की जानकारी मिलती है, न्याय इत्यादि की जानकारी मिलती है, जो हमारे लिए एथिकल है। तो ये स्रोत क्या हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है? हमारे लिए मैंने बताया कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट एथिक्स की बात किया, बुद्ध धर्म की मैंने बात की, बुद्धिस्ट एथिक्स, ये भी हमारे लिए नैतिकता का स्रोत हो सकता है। इनके 4 नोबल ट्रुथ्स जो थे, 4 नोबल सत्य, ये थे मध्यम मार्ग, अहिंसा एटसेट्रा, इन सब पे जो है हम सीख सकते हैं। मिडिल पाथ, नॉन वायलेंस वगैरह जो बुद्धिस्ट एथिक्स हैं, ये हमें नैतिकता का स्रोत मिलता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, हमारे इंडियन कल्चर में। यहाँ पे जैन एथिक्स की भी बात हम कर सकते हैं, जैन ग्रंथ से भी हम नैतिकता सीख सकते हैं। और जैन एथिक्स क्या कहता है कि छोटे जीवों सहित कोई भी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, यानी कि नॉट हार्म टू एनीवन इंक्लूडिंग स्मॉल क्रिएचर्स। ये जैन का जो मेन जो है सार है वहाँ जैनिज्म का, वो वहाँ से नैतिकता सिखाता है कि हमें नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना है, वायलेंस नहीं करना है, लोगों में स्नेह, प्रेम भावना इत्यादि रखनी है। सिख एथिक्स भी हमारे इंडिया में है, वहाँ से ब्रदरहुड, भाईचारा हमें मिलता है। कैसे? वहाँ पे लंगर व्यवस्था है, आप देखे होंगे कि कुछ भी होता है तो वहाँ पे एक लंगर लगाया जाता है जहाँ पे सभी लोग खाते हैं। तो वो क्या है? ब्रदरहुड वहाँ में सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। ये भी सिख एथिक्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए आप, सिख एथिक्स। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास इंडिया में जो एथिक्स के स्रोत हैं वो क्या है? हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, रामायण महाभारत है, गांधी एथिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बुद्धिस्ट एथिक्स है, जैन एथिक्स है, सिख एथिक्स है, एटसेट्रा। आगे हम बात करें इस्लामिक एथिक्स की, तो इस्लामिक एथिक्स हमें क्या सिखाता है? इस्लामिक एथिक्स जैसे कि कुरान वगैरह हो गया, तो वो हमें क्या सिखाता है? सामूहिकता, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, कलेक्टिविज्म, सामूहिकता तो एक समूह में रहना, आचार संहिता का पालन करना, यहाँ भी एथिक्स हमें मिलता है। हमारा जो लॉ है, कानून है, लॉज, ये हमें सिखाता है कि कानूनी नैतिक कार्रवाई के लिए बुनियादी ढांचा जो होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, और जो कार्रवाई की जानी चाहिए कोई भी क्राइम के लिए या कोई भी कृत्य के लिए, वो उसका दिशा निर्देश ये लॉ हमको देता है। तो वो भी एक नैतिक है कि वो हमको गाइड कर रहा है कि अगर कोई चोरी किया है तो उसको कैसे पनिश करना है, कोई क्राइम है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये कानून क्या करता है? एथिकली हमें डायरेक्शन करता है, हमें डायरेक्ट करता है, एथिकली हमें डायरेक्ट करता है। ये कह सकते हैं लॉज ले डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एथिकल एक्शन एंड इंडिकेट द गाइडलाइंस फॉर सच एक्शंस। ये कह सकते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी, ये भी हमारा एथिक्स का स्रोत हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए सर, सोसाइटी इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग डाउन द नॉर्म्स फॉर एक्सेप्टेबल कम्युनिटी बिहेवियर। सोसाइटी जो होता है यह स्वीकार सामुदायिक व्यवहार के लिए मानदंड निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोसाइटी हमें बताता है कि हमारे समाज का जो क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है, कैसे हमारा सिस्टम चलता है, ये हमें बताता है, गाइड करता है। नैतिकता अगर सीखना है तो हम ह्यूमन वैल्यूज से भी सीख सकते हैं। ह्यूमन वैल्यूज ये भी हमारे नैतिकता का स्रोत है। बोलेंगे कैसे सर? तो नैतिकता का जो निर्धारण किया जाता है ना, ह्यूमन वैल्यूज पे भी किया जाता है। अगर व्यक्ति सत्य है, मतलब सत्य बोलता है, उसके अंदर सत्यता है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, इंटीग्रिटी है ना, तो इन मूल्यों पर जो मानव चलता है वहां से एथिक्स का स्रोत माना जाता है कि वहां से भी वो नैतिक है। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यूज क्या करता है? डिटरमाइन ऑफ एथिक्स आर ऑफन रिगार्डेड एज द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सच एज ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एटसेट्रा। तो ये हमारे सोर्स हो सकते हैं एथिक्स के। अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स की। ये हमारे सिलेबस में है। अगर आप CSIR SO ASO का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके सिलेबस में डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स भी है, एथिक्स भी है। एक एक पॉइंट वाइज हम बताएंगे, जो आपके सिलेबस में वही पढ़ाएंगे। और यह वीडियो सिर्फ CSIR SO ASO के लिए ही नहीं, बल्कि UPSC लेवल के जो भी एग्जामिनेशंस है या फिर जिस भी एग्जाम में एथिक्स पूछे जाते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स में क्या है, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं एथिक्स के, वो जानना है हमें। नैतिकता के जो निर्धारक हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकता है पर्सन, प्लेस, टाइम, ऑब्जेक्ट, सर्कमस्टांसेस, इंड पर्पस कल्चर, रोल मॉडल, सेलिब्रिटीज, फेमस पर्सनालिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन, गॉड एंड रिलीजन, फैमिली। ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। ये डिटर्मिनेंट्स जो हैं नैतिकता के निर्धारक हैं। ये हमें नैतिकता
को निर्धारित करने में मदद करते हैं। सर पर्सन, आपने पहला पॉइंट लिख दिया पर्सन, ये पर्सन क्या है इसके बारे में बताइए। A person depends on mental makeup of individual. It depends upon how the person has internalized पर्सनल एटीट्यूड एंड वैल्यूज रिगार्डिंग एथिकल बिहेवियर। कि कोई व्यक्ति जो है ना, उसकी मानसिक बनावट पर निर्भर करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने नैतिक व्यवहार के संबंध में व्यक्तिगत दृष्टिकोण और मूल्यों को किस प्रकार आत्मसात किया है। कोई व्यक्ति अगर अपना उसके जो मानसिक बनावट है, कोई किसी भी व्यक्ति का जो माइंड सेट है, ओके, उस पर निर्भर करता है उसके नैतिक व्यवहार का। वो जैसा उसका व्यक्तित्व होगा, वो जैसा उसका दृष्टिकोण होगा, उस व्यक्ति ने किस प्रिंसिपल को अपना मूल्य बनाया, किस प्रिंसिपल को सेट किया है अपने लाइफ में, वही निर्धारक होगा एथिक्स का। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई को अपना मार्ग बनाता है, अपना आधार बनाता है, अपना बेस बनाता है, तो सच्चाई उसकी नैतिकता होगी। कोई व्यक्ति अगर क्राइम को अपना डिटर्मिनेंट सेट करता है एथिक्स के लिए, तो क्राइम उसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा एथिक्स का, तो वो क्रिमिनल होगा। उसका एथिक वैल्यू क्या होगा, पर्सन जो होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एथिक्स। तो स्वाभाविक है, मैंने पहले ही बोला है कि ये निर्धारक है आपकी नैतिकता का। जैसा व्यक्ति का मानसिक बनावट होगा वैसा उसका एथिक्स होगा। दूसरा मैंने प्लेस की बात की है। प्लेस, जगह। प्लेस मीन्स क्या? Place, it refers to the external environment which includes family, school, etc. For example, as a kid, we were told by our parents and teachers to not to stealing things. As we grow up, we tend to carry such knowledge and apply it to real world. Similarly, workplace teaches us ethics of teamwork, punctuality, responsibility, etc. जो जगह होता है ना, ये जगह क्या होता है ना, यह बाहरी वातावरण को संदर्भित करता है, ओके, जिसमें परिवार, स्कूल इत्यादि को शामिल करते हैं स्थान में। अब उदाहरण के लिए मैंने अभी बोला है कि एक बच्चे के रूप में एक जो हमारे माता पिता है, एक बच्चे को आप लीजिए और हम माता पिता हैं अगर उसके, या शिक्षक जो हैं वो क्या करते हैं, एक बच्चे को बोलते हैं कि देखो चीज़ों का चोरी मत करो। मैंने इंग्लिश में वही चीज़ पढ़ा था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि बच्चे को यह बचपन से ही बताया जाता है कि चोरी मत करो, चोरी करना गलत है, क्राइम है, ओके। तो वो क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो इस तरह के ज्ञान को अपने पास रखता है और वह चोरी जैसी चीज़ों से बचना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर ये एथिक्स, ये जो मॉरल वैल्यू है, जो एथिकल वैल्यू है, वो डेवलप हो गया है, वो डिटरमाइन कर रहा है, वो निर्धारक बन गया है कि चोरी नहीं करना है, क्योंकि उसे बचपन में ही इस चीज़ का ट्रेनिंग दिया गया है ना। तो ये प्लेसेस जो हैं ये भी निर्धारक हैं। जैसा परिवार होगा, जैसा स्कूल होगा, जैसे अभिभावक होंगे, जैसे माता पिता होंगे, जैसा प्लेस होगा वैसा जो है ना वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और उसको वैसा ही ज्ञान प्राप्त होगा और वो उस बच्चे का निर्धारक होगा। तो प्लेस भी एक ऐसा डिटर्मिनेंट है एथिक्स का जो डिफाइन करता है, जो डिटरमाइन करता है कि एथिकल वैल्यूज कैसा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइम की। हम टाइम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज एंड कल्चर हैव डिफरेंट सेट ऑफ मॉरल कोड्स एट डिफरेंट टाइम्स। इट वाज once considered ethical to own a slave, but today such a practice is unethical. मैंने शुरू में स्लेव का एग्जांपल दिया था कि समय क्या होता है कि समय समय पर अलग अलग चीज़ें डिटरमाइन करती है एथिक्स को। वही चीज़ यहाँ पे आ गया है कि समय क्या है, अलग अलग व्यक्तियों, समाजों और संस्कृति में अलग अलग समय पर अलग अलग नैतिक कोड को निर्धारित करता है। यह एक समय में गुलाम रखना नैतिक माना जाता था, लेकिन आज ऐसी प्रथा अनैतिक है। ये मैंने पहले भी बोला है। तो ये टाइम जो है ना, ये टाइम ये भी डिफाइन करता है, ये भी डिटर्मिनेंट्स है एथिक्स के। तो आपने तीन चीजों को जाना, पर्सन, प्लेस, टाइम। अब हम चौथा पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है, देखिए, ऑब्जेक्ट इट इज अनएथिकल टू लाई डिस्पाइट एनी सर्कमस्टांसेस, पर्पस और इंटेंशन। टेलिंग अ ट्रूथ टू इंटेंशनली हार्म ए पर्सन इज ऑल्सो अनएथिकल एज द इंटेंशन ऑफ टेलिंग अ ट्रूथ इज नॉट प्योर। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा लाइन कह दिया कि जो वस्तु है, यानी किसी परिस्थिति की जो वस्तु परिस्थिति है, उसका उद्देश्य या इरादे के बावजूद झूठ बोलना अनैतिक है, ओके। लेकिन जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर सच बोलना भी अनैतिक हो सकता है, क्योंकि सच बोलने का इरादा अगर शुद्ध नहीं है, आपका मतलब सच बोलने से अगर किसी को हानि हो जाता है, आपका इरादा ये है कि हम सच बोलेंगे तो उसको सजा हो जाए, वो मर जाए, तो ये क्या है, अनैतिक माना गया, डिटर्मिनेंट से। यहाँ पे सच बोलने का तात्पर्य यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सच नहीं बोलना है, सच बोलना है, सच बोलना नैतिक है। यहाँ पे जो मेन बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है कि अगर हम सच बोल दें तो उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है, तो वहां पर सच बोलना अनएथिकल है। तो मैंने क्या बोला कि ये टाइम, प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट भी निर्धारित करता है कि क्या अनैतिक है और क्या नैतिक है। इसकी
इसका क्या है ना, हमें नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। ये चीज़ हमारे अंदर, ये डिटर्मिनेंट्स जो है, ऑब्जेक्ट एक ऐसा डिटर्मिनेंट्स है जो हमें यह सिखाता है कि किस प्लेस पे हमें क्या बोलना है और किस प्लेस पे क्या नहीं बोलना है। मेन थिंग इसका यही है। अब देख लीजिए, अब क्या है कि मैंने चोरी की बात की थी कि चोरी करना जो है अनएथिकल है, लेकिन कभी कभी क्या है कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे को फीड करने के लिए, उसका बच्चा भूखा है और बहुत दिन से, 2-3 दिन से भूखा है, और वो बच्चे को फीड करने के लिए, उसका पेट भरने के लिए 2 रोटी का चोरी कर लेता है। ठीक है, वो इसलिए करता है कि वो चुरा कर अपने बच्चे को खिला दे। उसके पास रोटी नहीं, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो असहाय है। ऐसी परिस्थिति में इसको क्या बोलेंगे आप, अनएथिकल बोलेंगे या एथिकल बोलेंगे? अगर आप कानून के हिसाब से जाएंगे तो अनएथिकल है, लेकिन एक ह्यूमन वैल्यूज पे देखेंगे, एक मानवीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो एथिकल है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यही बताना चाह रहा है आपको। अब हम बात करते हैं सरकमस्टांसेस की। सरकमस्टांसेस की जो हमने अभी डेफिनेशंस बताए ना सरकमस्टांसेस का, वो मैंने पहले ही बता दिया है, बट मैंने ऑब्जेक्ट के साथ ही बताया स्टीलिंग टू फीड हर चिल्ड्रन के बारे में। ये सरकमस्टांसेस है, ठीक है, तो उसी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट में बता दिया था, बट ये सरकमस्टांसेस का डेफिनेशंस ये है। सरकमस्टांसेस जो है ना, उस ये कहता है कि स्टीलिंग इज अनएथिकल, बट अ पुअर पर्सन स्टीलिंग टू फीड हर चिल्ड्रन रिड्यूसेस अनएथिकली ऑफ द एक्ट। Such situation, ethics bring subjectivity as it often makes morality subjective. अब ये जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, ये बताती है कि देखिए चोरी करना अनैतिकल है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे का पेट भरने के लिए चोरी करके उसका पेट भर दे रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया, तो वहां पे ये अनैतिकता को कम कर देता है। उसका जो डायरेक्ट हम अनैतिक बोल देते हैं ना, तो वहां पे थोड़ा रुकना पड़ता है कि नहीं, ये अनैतिकता को थोड़ा सा कम करता है, ये समझना है। ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि अगर हम एथिकल बात करने लगे, अब परिस्थिति को समझिए कि एक परिस्थिति ऐसा आ गया, सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि एक व्यक्ति ने चोरी इसलिए किया कि उसका बच्चा 4 दिन से भूखा है और उसने 2 रोटी की चोरी कर ली, मान लो 4 रोटी की चोरी कर ली, और सिर्फ चोरी का मकसद ये था कि वो 4 दिन से उसका बच्चा भूखा है, उसको खाना खिलाना है। तो वहां पर अगर नैतिकता की बात करें तो वहां पे लगेगा ना कि ये इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, एक मास लेवल पे, एक सोसाइटल लेवल पे, एक ह्यूमैनिटी के बेस पे, तो ये सही लगता है कहीं ना कहीं। तो ये चीजें समझाती हैं हमें। हमने पर्सन, प्लेस, टाइम, ऑब्जेक्ट और सर्कमस्टांसेस को। नेक्स्ट है एंड पर्पस। एंड पर्पस, एंड पर्पस मतलब अंतिम उद्देश्य क्या है? मॉरलिटी, देखिए मॉरल होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कि डोनेशन देना, यानी टू गिव डोनेशन टू अ पुअर पर्सन इज गुड, बट इफ सच डोनेशन इज टू ल्योर पर्सन टू डू समथिंग फॉर यू, देन इट बिकम्स इमोरल। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो अंतिम उद्देश्य होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स का, वो होता है मॉरलिटी का, मतलब मॉरल होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मॉरलिटी की अगर बात नहीं किया जाए, इमोरल बात किया जाए, तो वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स नहीं हो सकता। मोरल की बात अगर हम करते हैं, अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसको अगर हम दान दे रहे हैं तो वो अच्छा ही है, वो मोरल है। तो ये हमारा अंतिम उद्देश्य हो सकता है, किसी गरीब व्यक्ति को सहायता कर देना, उसका भला कर देना, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स है। लेकिन अगर ऐसा दान हम किसी गरीब को कर रहे हैं जिसमें आप अपने लिए उसको, यह लुभाने के लिए उसको दान दे रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करे, है ना। अब जैसे मान लीजिए एक पॉलिटिशियन है, गरीब के पास जाता है और उसको पैसा इसलिए देता है कि वो उसको वोट करे, तो वो क्या लगता है आपको, वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स है? तो वो नहीं है, वो इमोरल है, अनैतिक हो जाता है। आप किसी गरीब को बिना स्वार्थ की मदद करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स है, वो इन पर्पस है, आपका अंतिम उद्देश्य है। लेकिन अगर आप एक उद्देश्य रखते हैं उसको मदद करने के पीछे, तो फिर वो इमोरल है, वो एथिकल नहीं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कल्चर की। कल्चर मतलब संस्कृति। यू नो दैट कल्चर हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन शेपिंग इंडिविजुअल वैल्यूज एज वेस्टर्न कल्चर सराउंड्स अराउंड इंडिविजुअलिस्टिक्स एंड इंडियन कल्चर बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिज्म। ये जो संस्कृति है ना, संस्कृति का व्यक्तिगत मूल्यों को आकार देने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा संस्कृति जैसा होगा, हमारा जो व्यक्तिगत मूल्य होगा, जो हमारा फॉर्मेशन होगा, वैसा ही होगा। मान लीजिए कि धर्म से हैं, धर्म से है, दोनों अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहा है। हमें बचपन से हमारा कल्चर ये बताता है कि गाय हमारी माता है, हमें उसका कत्ल नहीं करना चाहिए, उसे नहीं मारना चाहिए, उसकी पूजा की जानी चाहिए। ये हमारा मॉरल वैल्यू है, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स का, ये हमारा आधार है हमारे कल्चर का कि वो हमारी गाय माता है। तो बचपन से ये माइंड में सेट रहता है। हम क्या करते हैं, हमारा जो मूल्य होता है, हमारा जो सांस्कृतिक व्यक्तिगत मूल्य है, वो क्या होता है कि उसी तरह का हो जाता है। बट जो एक अदर रिलीजन को फॉलो कर रहा है, एक अदर समुदाय है, अगर वहां पे गाय को अगर एज अ
फूड की तरह इस्तेमाल वो लोग करते हैं, तो उनके लिए ये उनका कल्चर उनको ऐसा बनाया है। उनके लिए हमारे लिए गाय कत्ल करना धर्म के लिए पाप हो सकता है, लेकिन उनके लिए उसके कल्चर के अकॉर्डिंग ये अनएथिकल नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखिए कल्चर डिटर्मिनेंट्स हो गया ना एथिक्स का, मैं समझाने के लिए बता रहा था, इसको ऐसे लेना नहीं है दिल पे, मैं बस बताने के लिए समझा रहा था। कल्चर जो है हमें अलग करता है एक दूसरे से, हमारे वैल्यूज को चेंज करता है, कल्चर ही है ना मेन आधार, तो वो हमारा डिटर्मिनेंट्स हो सकता है। अब देखिए अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो आज के दौर में क्या है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है ना, धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को भी अपने अंदर समावेशित करते जा रहा है। आप हमारा कल्चर को देखिएगा कि वेस्टर्न कल्चर भी अपना रहा है, तो ये क्या है ना, ये भी एक डिटर्मिनेंट्स है हमारे एथिक्स का। आई थिंक कि आप कल्चर को समझ गए होंगे, मेरे पास शॉर्ट एग्जाम्पल था तो मैं उसको समझाया, और भी तरीके हो सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं रोल मॉडल, सेलिब्रिटीज, फेमस पर्सनालिटीज पे। ओके, The leadership or role models and celebrities of a society or an organization or nation also helps to determine the conduct of their followers or admirers is ethical. किसी व्यक्ति या संगठन या राष्ट्र का नेतृत्व या रोल मॉडल और मशहूर हस्तियां यह निर्धारित करने में भी करते हैं कि उनके अनुयायियों या प्रशंसकों का आचरण नैतिक है। ये जो रोल मॉडल सेलिब्रिटीज है या फेमस पर्सनालिटीज हैं, ये भी डिटर्मिनेंट्स है एथिक्स के। अब इनके जो फॉलोअर्स होंगे ना, इनको फॉलो करें। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, संविधान के बारे में क्या कहना? Constitution of various countries also is a way to establish moral disposition of their society. You know that Constitution, संविधान, विभिन्न देशों का संविधान उनके समाज के नैतिक स्वभाव को स्थापित करने का एक तरीका है। वो लॉ बनाता है, वो सेट करता है कि देखो चोरी करना गुनाह है, चोरी करोगे जेल में जाओगे। तो ये क्या कर रहा है कि डिटर्मिनेंट सेट कर रहा है आपको अनैतिक होने से बचने के लिए, नैतिकता की तरफ ले जाने के लिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अहम रोल प्ले करता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स में। नेक्स्ट है गॉड एंड रिलीजन। गॉड भगवान और धर्म। अब जानते हैं कि प्रत्येक धर्म और ईश्वर जो है वह शांति और नैतिकता का वकालत करता है। कोई भी धर्म किसी को अहिंसा नहीं सिखाता है ना, और वो हमेशा नैतिकता का वकालत करता है। जितनी भी धार्मिक पाठ्य पुस्तक है, जितना भी किताब है, वो हमें क्या सिखाता है कि व्यक्ति को समाज में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, समाज में कैसा उसको रहना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें गॉड और हमारे रिलीजन से मिलता है। यू मे से every religion and God advocate universal peace and ethical practices. Religious textbooks teaches how one should behave in a society and how the society should be. Concise and intuition. विवेक और अंतर्ज्ञान, ये भी बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट्स है। ओके, एक एथिक्स वैल्यूज को सेट करने का। देखिए, जो व्यक्ति अपने विवेक और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करता है, उसे लगता है कि जो अच्छा है वो अच्छा है क्योंकि वो अच्छा है, ठीक है, और जो बुरा है वह बुरा है क्योंकि वह बुरा है। ये कहने का मतलब क्या है कि वो उसका अपना मन का है कि हम किसी को मान लिए कि ये नहीं ये अच्छा है तो मेरे लिए अच्छा है। अगर हम किसी को मान लिए कि वो बुरा है तो वो अच्छा भी है तो मेरे लिए बुरा है। अंतर्ज्ञान को अपने कार्यों का पालन करते समय किसी औचित्य की आवश्यकता नहीं होती। वो बस जो अंतर्ज्ञान है ना हमारा, वो ऑटोमेटिक है। उसको मतलब किसी चीज का कोई मतलब उसको औचित्य नहीं चाहिए कि बिना औचित्य का भी, बिना सबूत का, बिना मतलब आधार का बेसलेस जो होता है वो होता है हमारा अंतर्ज्ञान। अगर अंतर्ज्ञान बेसलेस है तो हम क्या करेंगे, निगेटिव डिटर्मिनेंट्स होगा हमारा एथिक्स का। अगर हमारा बेस है, हमारे अंतर्ज्ञान का आधार सही है तो वो नैतिक होगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन विवेक जो होता है अपने नैतिक स्वभाव के कारण उसके कार्यों के आधार पर उचित होता है और उसमें तर्क और औचित होता है। विवेक और अंतर्ज्ञान में अगर अंतर करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो विवेक होता है ना वो बेस पे होता है, मतलब उसका आधार होता है, और वो नैतिकता की बात करती हैं। वो से में कोई भी चीज करने से पहले ना वो क्या होता है कि उचित और अनुचित का निर्धारण करती है। जो उचित होता है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करती है, जो अनुचित होता है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य नहीं करती है। लेकिन जो हमारा इंट्यूशन है, जो अंतर्ज्ञान है, उसका कोई बेस नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है, बेसलेस होता है। हम जो समझते हैं, हमारा अंतर्ज्ञान, अगर हमारा अंतर्ज्ञान जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है गलत प्राप्त कर लिया है तो हम क्या करेंगे ना, गलत ही प्रैक्टिस करेंगे। ये है। तो कंसाइंस एंड इंट्यूशन क्या है कि वो डिटर्मिनेंट्स है आपके एथिक्स का। आपने सही, आपके अंदर विवेक है और सही अंतर्ज्ञान है तो वो आपके एथिक्स का डिटर्मिनेंट्स होगा। आपके अंदर गलत है तो वो गलत चीजें आपको सिखाएंगी। और लास्ट है फैमिली। फैमिली, परिवार। परिवार जो होता है ना वो किसी भी
समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट्स होता है एथिक्स के लिए। क्योंकि यह वह पहला स्कूल है जहाँ पर बच्चे अपने व्यक्तित्व का, जब वो जन्म लेता है तो अपने व्यक्तित्व का विकास वहाँ पे होता है, उसका अपने व्यक्तित्व का विकास करता है बच्चा। उसके बच्चे जो कल के नागरिक बनेंगे वो परिवार से ही सीखते हैं, और उसका जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत बड़ा रोल फैमिली का होता है, और फैमिली ही एक अच्छा नागरिक बनाकर देती है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट अगर कोई है तो फैमिली है। इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परिवार वातावरण में जो भी लोग हैं वो ऐसा वातावरण बनाए बच्चों के लिए कि उसको नैतिकता सिखाए। हमेशा नैतिक रूप ही होना चाहिए परिवार का, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फ्रेंड्स, एथिक्स, वैल्यूज एंड मॉरल्स करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।